Hello to all my dear students. Welcome to the channel Physics by Mamta Singh. This is the second video of chapter number 1, Electric Charges and Field, Electrostatics Unit, chapter number 1. Earlier, I had discussed from question number 1.1 to 1.3, and you can check out that video if you have missed it. Right now in this video, I am going to discuss the next questions. These are basically theoretical questions that I am going to discuss in this video. So 1.1 to 1.3 you can check out from the other video, part number 1 of electrostatics. This is part number 2. So now we are moving on to the next question, question number 1.4, and you can read A part. Explain the meaning of the statement electric charge of a body is quantized. ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट डू यू मीन बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ये क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो क्वांटा वर्ड को अगर हम देखें तो क्वांटा वर्ड का मीनिंग होता है पैकेट, बंडल, राइट. सो द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज़ क्वांटाइज्ड, इसका मतलब है कि चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं पूरे बंडल की फॉर्म में, यानी कि जाएगा तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसका हाफ नहीं कर सकते आप. इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया और आधा नहीं गया, या 1/4 ऑफ इलेक्ट्रॉन चला गया. सो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज़ क्वांटाइज्ड, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इंट्रीगल मल्टीपल होता है 1 2 3 4 5 6 अप टू n नंबर. कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कितने भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 to 1 लाख और इवन ग्रेटर दैन दैट, बट उसको फ्रैक्शन में नहीं कर सकते. ठीक है, तो चार्जेस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन द फ्रैक्शन. दैट मीन्स ऐसे नहीं कहेंगे कि 1/2 ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, ये पॉसिबल नहीं है. तो चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड इन द इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ ई. इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ ई तो आपको याद होगा, अपनी क्वांटाइजेशन थ्योरी में पढ़ा है. Q इक्वल्स टू, Q रिप्रेजेंट क्या करता है? चार्ज. Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई. Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई. सो दैट इज़ चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है लेकिन इंट्रीगल मल्टीपल में, फ्रैक्शन में नहीं जाएगा. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज्ड. ओके, नाउ बी पार्ट. वाई वी कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक चार्ज. दैट मीन्स मैक्रोस्कोपिक मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज. जैसे अगर हम अपने अर्थ को देखें तो अर्थ इज़ द ओशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आप काउंट नहीं कर सकते. सो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. सो कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. So the charge present on a single electron is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. So charge on a single electron is very very less. So in comparison to the total charge present on a macroscopic object, मतलब huge object, बहुत बड़ा object है, and we are dealing with the enormous charge. ध्यान रखना क्या word use कर रही हूँ, enormous, huge amount of charge. So when huge amount of or enormous charge is present on an object, then the value of the charge on a single electron is of no use. That means एक इलेक्ट्रॉन पे कोई कितना चार्ज है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है. तो इन दैट केस वी कैन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. Again repeating, when we are dealing with the enormous charges or huge amount of electric charge, then the value of the charge on a single electron is of no importance. In that case, we can ignore the phenomenon of quantization of electric charge and we can assume the electric charge to be continuous. हम imagine कर सकते हैं कि चार्ज कैसे present है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में नहीं है, हम उसको क्या मान लेते हैं? कंटिन्यूस मान लेते हैं, क्योंकि इतना लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसके सामने कुछ स्टैंड नहीं करता है. ठीक है, तो हम उसको कंटिन्यूस चार्ज मान लेते हैं, राइट. तो ये पहला 1.4 रीजनिंग क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 1 के NCERT बैक एक्सरसाइज में, क्योंकि बाकी सभी न्यूमेरिकल हैं. सो दिस वाज अ रीजनिंग. तो मैंने सोचा सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना दूं जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसके लिए. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में 1.5. दिस इज ऑल्सो अ रीजनिंग क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ न्यूमेरिकल. तो फर्स्ट 1.5 क्वेश्चन को रीड करते हैं. व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, और ये मैंने पहले भी आपको थ्योरी में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ग्लास रॉड को जब हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, ठीक है, तो दोनों चार्ज हो जाते हैं. अ सिमिलर फिनोमिनन इज ऑब्जर्व विद मैनी अदर पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. वो कह रहा है कि ये ज़रूरी है कि ग्लास रॉड लेना है, सिल्क क्लॉथ, और कुछ भी ले सकते हैं, राइट. तो जब हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलग डिफरेंट पेयर्स को रब करते हैं तो कह रहा है चार्ज ऑब्जर्व होता है, चार्ज अपीयर होता है उनके ऊपर. एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कह रहा है कि क्या ये जो ऑब्जर्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है या नहीं करता है. दैट मीन्स अगर एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करोगे और दोनों पे चार्ज अपीयर हो रहा है तो क्या ये फिनोमिनन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है या नहीं करता है. यस, इट फॉलोज. ध्यान रखना, फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को. कैसे फॉलो करता है? जब आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड के ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज. सिल्क क्लॉथ के ऊपर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ग्लास रॉड टू द सिल्क क्लॉथ. ग्लास ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया और सिल्क ने क्या कर लिया? उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया है. तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज पॉजिटिव जो वैल्यू है ग्लास रॉड पे अपीयर होगा, इन अ सिमिलर अपोजिट वैल्यू विल अपीयर ऑन द सिल्क क्लॉथ. तो जितना वो लूज करेगा सिल्क उतना ही गेन करेगा. द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्लास रॉड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द सिल्क क्लॉथ. दैट मीन्स नेट चार्ज अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का ऐड किया जाए तो क्या आएगा? ज़ीरो आएगा. सो नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल बी ज़ीरो, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो आप रीड कर सकते हैं आंसर को. रबिंग प्रोड्यूसेस चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन पेयर. द फिनोमिनन ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाई फ्रिक्शन. रबिंग करके जब हम चार्ज करते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? चार्जिंग बाई फ्रिक्शन. द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम ऑफ टू रब्ड ऑब्जेक्ट्स इज ज़ीरो, बिकॉज जितना एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव दोनों का ऐड करें तो चार्ज क्या आएगा? ज़ीरो आएगा. When a glass rod is rubbed with silk cloth, opposite nature charges appear in both the objects. This phenomenon is in accordance with the law of conservation of energy. That means ये phenomenon जो है law of conservation of energy को obey करता है. And other pair of objects भी इसी तरह से law of conservation of चार्ज को फॉलो करते हैं. तो ध्यान रखना, जितना चार्ज पॉजिटिव आएगा ग्लास रॉड पे सेम अमाउंट उतना ही सिल्क क्लॉथ पे क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि ग्लास रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है और सिल्क ने उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है? गेन किया है. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1.7 एंड दिस इज ऑल्सो अ रीजनिंग क्वेश्चन. So first part we are going to discuss A part. An electrostatic field line is a continuous curve. Because electric field lines की properties में हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि electric field lines जो है उनमें sudden breaks नहीं आते हैं, वो continuous curve होते हैं. So continuous curve present होते हैं जो electric field lines हैं. अब उसका reason देना है कि why it is so कि वो continuous क्यों होते हैं. तो आप ये समझिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को. इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, राइट. सो हम कह सकते हैं एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूस कर्व बिकॉज अ चार्ज एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूस फोर्स. ऐसे नहीं होता है कि पहले अपने चार्ज पे फोर्स लग रही है, कुछ टाइम के लिए नहीं लग रही है, फिर लग रही है. दैट मीन्स अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है तो उस पर कंटिन्यूसली फोर्स एक्ट करेगी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? कंटिन्यूस कर्व होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो जंप नहीं करता है. इट डज नॉट जंप फ्रॉम, बट उस पर कैसी फोर्स लगती है? कंटिन्यूस फोर्स लगती है. वो जंपिंग कॉज नहीं करता है. दैट मीन्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जंप नहीं करेगा. ओके, तो
एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो ए वाला पार्ट है क्वेश्चन का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस कर्व होते हैं, उनमें सडन ब्रेक्स नहीं आते हैं। बस एक ही पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो फोर्स एक्ट करती है चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है, वो कंटिन्यूसली एक्ट करती है। यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो मूव कर रहा है, यानी कि फोर्स लगेगी तो अट्रैक्शन रिपल्शन, उसका कहीं ना कहीं मोशन होगा, अट्रैक्शन करेगा, या तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो भी चार्ज एंटर करेगा, या उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगी। तो जो चार्ज मूव करेगा वो जंप नहीं करता है, इट डजेंट जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कि वो जंप करके जा रहा है। कैसे जा रहा है? वो कंटिन्यूसली मूव करता है। तो अगर चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जब उसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है, एंड इट डज नॉट जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो जंपिंग नहीं होती है कि चार्ज जंप करके जा रहा है, कि कहीं पर फोर्स है देन नेक्स्ट वाला पार्ट खाली है फिर जंप करके बी पॉइंट पे पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है। वो कंटिन्यूसली मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसे होते हैं? कंटिन्यूस कर्व होते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट पे आते हैं। एक्सप्लेन वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं कभी क्रॉस नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप सब जानते होंगे इसको, कि इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट, अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी, देन एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देर विल बी टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं टू डिफरेंट कर्व पे। दैट मीन्स टू डायरेक्शन विल बी देयर एट वन पॉइंट। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कितनी डायरेक्शंस आ जाएंगी? टू डायरेक्शंस आ जाएंगी, एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक ही डायरेक्शन होती है, दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल नॉट बी यूनिक, यूनिक नहीं रहेगी। और डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। सो ये एक इम्पॉर्टेंट रीजनिंग थी। 1.7 बोथ द पार्ट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये बोर्ड में भी आ चुके हैं दोनों पार्ट्स जो हैं। तो आपको अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो का। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। Thank you so much for watching the video.